गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, आज हम 12th का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। बेटा होता क्या है, देखो हम सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो अगर और अच्छे से आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो 11th का आपका फर्स्ट या सेकंड लेक्चर होगा जहाँ पे मैंने सॉलिड स्टेट के बारे में बताया है, या फिर फर्स्ट लेक्चर है, हाँ फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पे मैंने सॉलिड स्टेट के बारे में बताया है। आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, उसको अच्छे से देखना, ठीक है, और फिर आप ये देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब सॉलिड स्टेट नाम आ ही गया है तो देखो हमें पता होता है, हमने 11th में पढ़ा होता है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं हमें पता होता है कि बहुत टाइटली आपके बाउंड होते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ होता है। चलो ठीक है, अभी इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हमारे चारों तरफ अगर मैं देखूंगी तो हमें पता होता है कि सॉलिड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैटर्स के हमारे 3 स्टेट होते हैं। मैटर्स जो होता है आपका उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होता है। और हमें पता होता है कि हमारे सराउंड में, हमारे इन्वायरमेंट में हर चीज तो मैटर से बनी हुई है। और सॉलिड जो होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अगर मैं बात करूंगी सॉलिड की, तो सॉलिड जो होता है वो बेसिकली आपका एक दूसरे से टाइटली बाउंड होता है। अब ये टाइटली बाउंड होता क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसमें कोई ना कोई क्या होता है, फोर्स होता है। अब आप बोलोगे मैडम कौन सा फोर्स होता है? हमें पता होता है फोर्स हमारे पास 2 टाइप के ही होंगे। एक तो हमारे पास थर्मल फोर्स होगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स होगा। आप बोलोगे मैडम थर्मल फोर्स सुना नहीं कभी। थर्मल फोर्स की वजह से आपका रिपल्शन होगा। थर्मल का मतलब है टेम्परेचर आप उसे दोगे, जैसे आप इधर पार्टिकल्स को टेम्परेचर दोगे तो ये एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। चलो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। मैंने बोला कि मैंने एक वाटर लिया, ठीक है, वाटर में मैंने क्या डाला, शहद डाला, यानी कि हनी डाला। अब आप बोलोगे मैडम आपने हनी डाला, शहद डाला, और जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दिया, तो आप देखोगे कि हनी और वाटर जो होगा वो एक दूसरे से जल्दी घुल जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हनी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। जैसे मैंने उसे टेम्परेचर दिया तो वो क्या होगा, दूर दूर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, वो दूर दूर होगा, उनके बीच में स्पेस आ जाएगा और वो वाटर के साथ जल्दी से घुल जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है, जो आपके शहद के, आपका शहद भी एक टाइप का मैटर ही है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके दूर भाग रहे हैं, उनका रिपल्शन हो रहा है। वहीं अगर मैं इसको टेम्परेचर ना दूं, या फिर ये जो आपका सॉलिड है, ये मार्कर है, ये भी एक टाइप का सॉलिड है, ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास है, मतलब जैसा है वैसा ही है। इसका मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। हम यहाँ पे वही पढ़ते हैं कि यहाँ हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो एक दूसरे को टाइटली बाउंड होते हैं, उनके बीच में फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। जिस अट्रैक्शन फोर्स का नाम हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इतना हमें पता होता है, ठीक है, हमें पता चल गया ये होता है। और इसी को अगर मैं हीट दे दूं तो पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, रिपल्शन उन पे होगा। इतना हमने पढ़ा होता है, ठीक है। अब जो एक आपके पार्टिकल्स का जो ये स्ट्रक्चर टाइप का है सॉलिड स्टेट का, थोड़ा बहुत जो हमें पता है इन पार्टिकल्स के बारे में, इसकी वजह से हमें और भी प्रॉपर्टीज पता चलती है। क्या पता चलता है? हमें पता है कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। इसके वजह से इसका क्या शेप कैसा होता है, आपका डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, डेफिनेट शेप होता है। और हमें ये भी पता होता है कि इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। मैंने मार्कर लिया, इसको उठाया, इस बुक को उठाऊंगी, इसका भी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा और इसकी एक अपनी पर्टिकुलर शेप है, इस बुक की अपनी पर्टिकुलर शेप है ना। जो भी सॉलिड होगा, मैंने चौक उठाया, उस चौक की अपनी पर्टिकुलर शेप है। यानी कि ये सॉलिड जो होते हैं इनकी अपनी एक डेफिनेट शेप होती है एंड क्या होती है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये भी हमें क्या है, पता होता है, ठीक है। हमें ये भी पता होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है वो इसके पास
बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी हमें पता होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। अगर ज़्यादा होता, अगर वाटर होता यानी कि यहाँ पे होता, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है। मान लो ये आपका वाटर है यानी कि लिक्विड है, लेकिन जब मैं सॉलिड की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, तभी तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड करके रखा है। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो इसका मतलब है कि सॉलिड में हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है बेटा, शॉर्ट होता है। चलो हम ये भी समझ गए। ठीक है, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स आपका होता क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ओके। अब हमें ये भी पता है क्या सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं। हमने पढ़ा है कि सॉलिड के पार्टिकल इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि ये आपके मूव नहीं करते हैं। डजंट मूव लिख दूंगी मैं। ठीक है, ये आपका मूव नहीं करेगा, लेकिन हमने ये भी बोला था कि कोई भी पार्टिकल अपनी स्टैटिक पोजीशन में नहीं होता है, लाइक वो कांस्टेंट पोजीशन में नहीं होगा, वो अपने ही पोजीशन में ऑसिलेट करेगा, बट ऑसिलेट इन देयर पोजीशन। अपनी ही पोजीशन में वो आपके क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब देखो पार्टिकल, आपको पता है सॉलिड है, मैंने मार्कर ले लिया, बहुत ज्यादा पास है, फोर्स बहुत ज्यादा है, ये एक टाइप का रिजिड है, एकदम रिजिड है ये, इसमें ऐसे कोई कंप्रेशन तो नहीं है। मैं इसे खींचूंगी, क्या ये खींच रहा है, नहीं खींच रहा है, यानी कि ये आपका कैसा होता है, ये आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि इनकम्प्रेसिबल है, मतलब आपका क्या होता है, ये आपका रिजिड होते हैं। इतना हमको पता चल गया। इतनी प्रॉपर्टीज तो हमें पता ही थी जो हम पढ़ते आते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आपको इंट्रो दे दिया, थोड़ा और अच्छे से बता दिया। ठीक है, हम बोलते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, हम सॉलिड स्टेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को जब हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो ये एक मिनट इसे जाने देते हैं, गया। अब हम यहाँ पे मैंने बोला हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज हमें पता है, स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों को कोरिलेट करके चलेंगे। ये इससे हमें क्या मदद मिलती है, एक तो हमें स्ट्रक्चर भी पता चलेगा, साथ ही साथ हमें प्रॉपर्टीज भी पता है। इससे क्या होता है, इससे हमें नए नए और मैटर्स के बारे में पता चलता है, और नए नए सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड मैटर्स के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि उनमें से हमें एक पता चला था, वो है आपका पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर है, और ये आपका किसके लिए यूज किया जाता है, ये पॉलीमर आपका पैकिंग के लिए यूज किया जाता है। ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं जो आपके पैकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। बायो, मुझे वहीं जाना पड़ेगा, डिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। और आपके सुपर कंडक्टिंग डिवाइसेस हो गई, ये सब में आपका यूज किया जाता है। यानी कि जब हम स्ट्रक्चर और आपके प्रॉपर्टीज को लेके चलते हैं तो हमें नए और सॉलिड्स के बारे में पता चलता है, और सॉलिड मैटर्स के बारे में पता चलता है, जिसकी क्वालिटी इनके कंपैरिजन इम्प्रूव होती है और जो हमारे लिए ही यूजफुल होता है। ठीक, इतना हम समझ गए। चलो, इतना हमने पढ़ा होता है। उससे आगे जो हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं 12th में क्या पढ़ते हैं ये देखते हैं। मैं पहले डस्टर लेके आते हैं, हम अब इसे रब करते हैं। देखो, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होता है, यानी कि जो सॉलिड होती है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होती है हमारी अमोर्फस सॉलिड। देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, इसमें आपका 3D रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट, वेयर एज अमोर्फस में इररेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब बोलोगे मैम ये क्या हुआ, देखो इसका मतलब होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका ऐसे टाइप का अरेंजमेंट है, एकदम
रेगुलर अरेंजमेंट है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आपका बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर मैं बात करूं अमॉर्फस की तो वहां पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, रेगुलर नहीं है, ऊपर अलग नीचे अलग, सॉलिड में रेगुलर नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक तो रेगुलर चलता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कुछ टाइम तक आपका रेगुलर चलेगा, लेकिन उसके बाद आपका पूरा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाती है, यानी कि स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं रहता, इररेगुलर में कन्वर्ट हो जाता है टाइम के साथ साथ। हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है पीरियोडिकली, यानी एक टाइम के बाद ये दोबारा से रेगुलर अरेंजमेंट आपको देता है, ये आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। जब वो क्या करता है आपका पीरियोडिकली रेगुलर अरेंजमेंट देता है, रेगुलर अरेंजमेंट देता है। और अगर मैं बात करूंगी अमॉर्फस की, स्टार्टिंग में तो वो रेगुलर दे रहा है, लेकिन उसके बाद वो आपको इररेगुलर अरेंजमेंट देता है, इसको हम बोलते हैं ये आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि कुछ ही रेंज तक आपका रेगुलर अरेंजमेंट देगा, उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और उसके बाद हमें अरेंजमेंट जो मिलेगा वो आपका इररेगुलर मिलेगा। इतना हमें समझ आ गया। क्रिस्टलाइन का जो एग्जाम्पल होता है वो आपका क्वार्ट्ज हो गया और यहाँ पे आपका NaCl हो गया। अब बोलोगे मैम क्वार्ट्ज हो गया, इसका भी एग्जाम्पल क्वार्ट्ज होता है और सिलिका होता है, तो मैम डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज हमारा क्रिस्टलाइन में आता है और क्वार्ट्ज के जो ग्लास होती हैं वो हमारा एमॉर्फस में आता है, ये याद रखना। ठीक है, इतना हम समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक और पॉइंट इसमें लिख लो, अगर मैं एमॉर्फस का सॉलिड देखने मतलब स्ट्रक्चर देखने में आऊं तो जो एमॉर्फस का स्ट्रक्चर आपको देखने में मिलेगा, एमॉर्फस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल आपका जैसे लिक्विड का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ही आपका होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आपका लिक्विड का स्ट्रक्चर आपका होता है। ठीक, इतना हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज इतना कुछ जब हम स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए, तो इस क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के जो स्ट्रक्चर है इससे ही रिलेटेड अब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। यानी कि अब हम स्ट्रक्चर समझ गए तो प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज भी फिर इजी होगी, इससे रिलेट करके ही पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। लिख देती हूँ प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रिस्टलाइन और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका अमॉर्फस। अगर मैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूंगी तो आप बताओ क्या होगा। हमें पता है कि क्रिस्टलाइन जो होता है इसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है आपका अच्छा खासा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी आपका हाई होता है। अगर मैं बात करूं एमॉर्फस की तो मैंने बोला इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं लिक्विड की तरह होता है, क्यों, इसके भी मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी होती है एमॉर्फस सॉलिड की फ्लो करने की। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड जो होती है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। अब ये सॉलिड है और फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो हम इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। क्या बोल देंगे, झूठा सॉलिड है, नाम का तो सॉलिड है लेकिन हरकतें इसकी बिल्कुल कैसी है, लिक्विड वाली है, तो यानी कि झूठा सॉलिड। और हम इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, इतना लो होता है कि इस एमॉर्फस सॉलिड के को मेल्ट करके ही हम डिफरेंट चीजें बनाते हैं, लाइक प्लास्टिक्स हो गई, रबर हो गई, इसी से हम बनाते हैं, हम डिफरेंट शेप में इसे मोल्ड कर लेते हैं।
और ये भी मैं बोल सकती हूँ कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने इसको हीट दिया ये आपका क्रिस्टलाइन में भी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये आपका किसी भी फॉर्म में मोल्ड हो जाता है जिसमें हम चाहते हैं। अब मैंने बोला स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड का भी हम एग्जाम्पल बताते हैं। पुराने के टाइम पे आप कभी अपने घर पे क्या देखोगे, मतलब ऐसा कोई घर देखना जिसको बने हुए ना काफी टाइम हो गया, 20-25-30 साल हो गए, तो आप देखोगे कि जो खिड़कियां होती है ना, ये खिड़की है, इस खिड़की में यहाँ पे आपकी विंडो होती है, ऐसे करके विंडो होती है, मतलब ये कांच है यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे नीचे के साइड में बहुत मोटा रहेगा हमारा कांच और यहाँ पे आपका पतला रहता है। ऐसा क्यों? घर जाके देखना, यानी कि जिसके बहुत पुराने घर होंगे तो आप देखना आपकी विंडो को नीचे जो होता है वो बहुत मोटा रहता है और ऊपर के साइड में पतली रहती है कांच। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि पहली बात तो ये जो बना है ग्लास अमॉर्फ, मैंने क्या बोला था, ग्लास क्या बनता है, क्वार्ट्ज ग्लास, और जो ग्लास होता है वो आपका अमॉर्फस सॉलिड में आता है, ठीक है। तो ये अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। अब मैंने बोला कि इसका जो क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये जो ग्लास होते हैं बहुत सालों में, जिनको बहुत ज़्यादा साल हो जाते हैं, वो धीरे धीरे आपका फ्लो करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि बहुत फास्ट फ्लो करेगा और 10 साल के अंदर वो नीचे जमा हो जाएगा, नहीं, टाइम लगाएगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा और नीचे के साइड में आप देखोगे काफ़ी थिक रहता है हमारा ग्लास और ऊपर आपका पतला रहता है, इसी वजह से। इसीलिए हम इसको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं और सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं, ठीक है। इतना हम यहाँ से समझ गए, ठीक। और क्या होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारा एन आइसोट्रॉपिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक का होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और वेयर एज एमोर्फस हमारा आइसोट्रॉपिक होता है। अब बोलोगे मैडम इसका मतलब होता है कि मान लो कि ये आपका क्या है, क्रिस्टलाइन है, ऐसे ही होगा। एक और बना देते हैं, मैंने बोला था सेम अरेंजमेंट रहती है क्रिस्टलाइन में, ठीक है, सेम अरेंजमेंट है। अब वो बोलता है लाइक कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, मैं नाप रही हूँ। अगर मैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या विस्कोसिटी को इधर से नापूंगी तो इधर जो हमें वैल्यू मिल के आएगी वो अलग आएगी, इस डायरेक्शन से नापूंगी अलग आएगी, इस डायरेक्शन से नापूंगी अलग आएगी। ऐसा क्यों? बोलता है एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ही ये होता है कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है 3D में आप जब अलग अलग डायरेक्शन से नापते हो वो अलग अलग आती है। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन से नापूंगी तो वो हमारा अलग अलग वैल्यू देता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो पार्टिकल का डिफरेंट है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो डिफरेंट है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि पार्टिकल 3D में है, मान लिया रेगुलर है, लेकिन अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है पार्टिकल्स का 3D में, जिस वजह से आपकी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन से नापने में आपकी अलग आती है। वहीं मैं आइसोट्रॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो इधर से नापेगा, ठीक है, क्या पता वो इधर से नापे, तो वो जब भी अलग अलग डायरेक्शन से नापता है क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ से नाप लिया उसने, देखो 3 3 3, अब क्या होता है, वो क्या होता है उसको नहीं पता होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट के वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो क्या, कभी कभी क्या, हमेशा 99% केसेस ऐसे होते हैं कि जब वो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग अलग डायरेक्शन से नापता है तो सेम आ जाती है, यहाँ से नापा सेम आ गई, यहाँ से नापा सेम आ गई, यहाँ से नापा सेम आ गई, क्योंकि हमको नहीं पता कि पार्टिकल्स कैसे कब क्या अरेंज हो जाए, इर्रेगुलर अरेंज हो रहे, कैसे भी कभी भी कुछ भी अरेंज हो सकते हैं। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर और इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर का ये आपका होता है, ठीक। इतना हमें समझ आ गया। अब जब हमें इतना समझ आ गया और हम एक चीज पढ़ते हैं,
एमोर्फस सॉलिड जो हमारा होता है, इसका जो यूज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मैंने बोला ना, हम इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के वजह से हम एमोर्फस को ही क्या कर रहे होते हैं, ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। इसी का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा हमारा होता है। ठीक है, हमारा प्लास्टिक्स में इसका एप्लीकेशन हो जाता है, हमारा रबर में होता है, हमारा ग्लास में होता है। डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम इसे माउल्ट करके और इसका यूज कर लेते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल बोलो या आप बोल सकते हो बेस्ट एप्लीकेशन, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो इसका होता है वो किस में होता है, एज अ फोटोवोल्टिक सेल ये काम करता है। एज अ फोटोवोल्टिक सेल ये आपका काम करता है। फोटो का मतलब लाइट के बारे में बात हो रही है, वोल्टिक का मतलब वोल्टेज, यानी कि कभी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल की तरह ये यूज करता है। कौन सा एमोर्फस सॉलिड ऐसा यूज होता है, हमारे पास एमोर्फस सिलिकॉन आपका यूज किया जाता है एज अ फोटोवोल्टिक सेल। इसका काम क्या होता है बेटा, ये जो आपकी सनलाइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूवी लाइट बोलते हैं, इस यूवी लाइट को ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर पैनल लगे होते हैं आजकल लोगों के घर में, तो वहां पे एमोर्फस सिलिकॉन का यूज किया गया होगा, जिसकी वजह ये क्या करता है, एज अ फोटोवोल्टिक सेल काम करता है। जितनी भी सनलाइट आती है उस सनलाइट को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और हम फिर उसको यूज करते हैं। इतना हमको समझ आ गया। अब हमें इतना समझ आ गया तो हम डिफरेंस देखें। ठीक है, हम डिफरेंस देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो प्लीज एक बार आप पीछे वीडियो करके देख लेना, फिर भी नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। बाकी हम क्या बोल रहे हैं, हमें एक टेबल दी है एनसीईआरटी में और बोला है कि देखते हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है, आप बताओ कि किसमें क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन और यहाँ पे हम लिखते हैं अमोर्फस। पहली प्रॉपर्टी उसने दे रखी है शेप। हमें ये पता होता है कि इसका जो शेप होता है वो रेगुलर होता है और इसका जो शेप होता है वो आपका इरेगुलर होता है। ये हमने पढ़ लिया, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी। सेकंड उसने बोला मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ लिया कि क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। इसका क्या होता है, आपका लो होता है और आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप में माउल्ट हो जाते हैं। थर्ड आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, क्लीवेज प्रॉपर्टी। अच्छा, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी देखो, हमें पता है रेगुलर अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट है। अगर मैं बात करूँ ये एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट है। अगर मैं इसे ऐसे कट करूंगी तो ये एक जैसा ही कट करेगा, जितना यहाँ पे होगा इतना यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इरेगुलर की बात करूं कि यहाँ पे आपका कुछ और है और यहाँ पे आपका कुछ और है, यानी कि ये दोनों अगर आपके कनेक्टेड हैं और यहाँ से मैं कट करूं तो आप देखोगे ये पार्ट अलग होगा और ये पार्ट अलग होगा, तो यानी वो आपका एमोर्फस होगा। यानी कि क्रिस्टलाइन में आपका परफेक्ट क्लीवेज होता है, यहाँ पे हमारा इम्परफेक्ट क्लीवेज होता है बिकॉज अरेंजमेंट ही रेगुलर नहीं है। इम्परफेक्ट क्लीवेज हमारा होता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट ऑफ फ्यूजन आता है बेटा। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि आपका कोई सॉलिड है और मैं आइस की बात कर रही हूं, ये फ्यूज यानी कि हीट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आइस को हीट दे रहे हो, आप इसे टेम्परेचर देते हो। जैसे आप इसे टेम्परेचर देते हो ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में आपका कन्वर्ट होता है। तो जो आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो जिसके वजह से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसी को हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, इतना हमें पता है। कितना दे रहे होते हैं, कितना दे रहे होते हैं बताओ। स्टार्टिंग में हम कितना देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस देते हैं, यानी कि 273.15 केल्विन देते हैं। और आइस हम इसको टेम्परेचर देते रहते और ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता,
क्या लिक्विड में एकदम तो कन्वर्ट नहीं होगा। हमें पता है अगर इतना सॉलिड है, अगर ये उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट भी हो रहा है बेटा, तो हम टेम्परेचर लगातार दे रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज तो होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैम कांस्टेंट टेम्परेचर देते होंगे। बेटा जितना भी हम इसको टेम्परेचर दे रहे होते हैं, कांस्टेंट नहीं, हम जो भी इसे हीट या टेम्परेचर दे रहे होते हैं वो उसका वर्क कर लेता है, यानी कि वो उसका लिक्विड में का उसको उस पार्टिकल्स को लिक्विड में बदलने में लग जाता है। यानी कि सारा का सारा हीट ये क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, उसको टेम्परेचर बढ़ाने नहीं देता। जब वो सारा यूज कर ले रहा है तो टेम्परेचर को बढ़ा हुआ आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी हीट उसको मिला उसने उसे काम करने में लगा दिया। काम करा तो क्या हो गया आपका, वो यूज हो गया। अब यूज हो गया तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ आपको नहीं दिखता है। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड बनने में आपका पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट ही चलता है, बिकॉज जितना भी हीट उसे मिलता है वो उसका क्या कर लेता है, वर्क कर लेता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन की, यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट और आपका हीट ऑफ फ्यूजन सेम होता है, यानी कि यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, एकदम कैसा होता है, यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन आपका डेफिनेट होता है, डेफिनेट होता है, और यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन आपका इनडेफिनेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एनाइसोट्रॉपिक। हमें पता है आपका एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, ये आपका आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ये भी हमें पता है कि क्रिस्टलाइन आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और अमोर्फस हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इतना हमने पढ़ लिया, हमारा एक टॉपिक आज हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको अच्छे से पढ़ लेना, साथ साथ पढ़ते चलेंगे, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, इस हफ्ते में ये भी निपटाएंगे हम। ओके, फिर इतना समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। खुश रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।